रेडी? सो बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए भाइयों और बहनों, आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज हम लोग उच्च माध्यमिक 2024 का लिए तैयारी करने जा रहे हैं। तो हम लोग आज बीएसटीडी क्लास 12 बीएसटीडी में एक चैप्टर है आप लोग का कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपका चैप्टर का नाम है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स के सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू और एसएक्यू आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आता है। तो आप कॉपी खोल के बैठिए या पेज निकाल लीजिए, 20, 25, 30 तो लाइन आपको लिखवाएंगे, समझाएंगे और बताएंगे। उसी के अंदर से 5 में 5 मार्क्स आपका कवर हो जाएगा। पूरा एग्जॉस्टिव क्लास है, मतलब शुरू भी होगा आज ही और खत्म भी होगा आज ही। रेडी? स्टार्ट करें। सबसे पहले चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं भाइयों और बहनों। सबसे पहले चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन किसे कहते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन शब्द का क्या मतलब है। तो भाइयों बहनों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट। भाइयों और बहनों, एक बिजनेस में से एक इंग्लिश में एक लाइन बोला गया है कि बी में से सी माइनस करिएगा तो 0 बन जाता है। क्या बन जाता है? ये कैसा मैथ्स है सर? बी में से क्या माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा? बी में से माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा? बी में से माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा? मतलब बिजनेस में से अगर आप कस्टमर को हटा देंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलिए 0। क्या हो जाएगा? बोलो बोलो ना, बोलो यस। मतलब एक बिजनेस का कोई वैल्यू नहीं है अगर उसमें कौन नहीं है? बताइए, कस्टमर। जैसे आपका दिल उसके लिए धड़कता है। आप बोलते हो ना कि बाबू तुमसे बात नहीं होगा तो मर जाएंगे, बोलते हो ना किसी को? जो लोग नहीं बोलते हो आस्ते, जो लोग नहीं बोलते हो आप लोग तो अपना लाइफ में आगे निकल जा रहे हैं, और जो लोग बोलते हो आपका लाइफ वहीं भी अभी भी आदम जमाना में अटका हुआ है। ठीक है, सुनिए इधर भाइयों और बहनों, जिस तरह से आपके लिए आपका बाबू इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से बिजनेस का बाबू कौन है? कस्टमर। बिजनेस के लिए बाबू कौन है? कौन है? कौन है? तो कस्टमर इज द बाबू ऑफ बिजनेस, बाबू ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस में कस्टमर नहीं है तो कुछ भी नहीं। कस्टमर अल्लाह ईश्वर भगवान की तरह होता है, इसीलिए कस्टमर के साथ चीटिंग नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के ज़माने में कस्टमर के साथ चीट होता है, धोखा होता है, कस्टमर के साथ गलत होता है। इसीलिए ये लॉ लाया गया इंडिया में। इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो आंदोलन मतलब प्रोटेस्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का प्रोटेस्ट जिस आदमी ने स्टार्ट किया था, उस आदमी का नाम था रॉल्फ नडार। क्या नाम था? रॉल्फ नडार। ए बाबा इटा किया चाहिए, रॉल्फ नडार। समझे? तो कंज्यूमर आपके लिए भगवान की तरह है, अल्लाह की तरह है, ईश्वर की तरह है। तो कंज्यूमर के साथ तो आपको चीट नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं? कस्टमर के साथ चीट करते हैं। तो बिजनेस में ये कहा गया है कि बाय चीटिंग द कस्टमर आप शॉर्ट टर्म में बिजनेस बड़ा कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप बड़ा नहीं कर सकते। और चीटिंग जो शब्द होता है ना, उसका अपना एक खूबी होता है। यू कैन चीट एनी वन बट ओनली वंस। ये बात आपको हम 11 से सिखाते हैं और बचपन से सिखाते रहे, और जब तक पढ़ाएंगे तब तक सिखाते रहेंगे। हर साल में एक बार बोल ही देते। आप किसी के साथ चीट कर सकते हैं, धोखा कर सकते हैं, लेकिन कितना बार? एक बार। हम आपको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, आप मान लीजिए हम आपके साथ चीटिंग करके, धोखा करके, जैसे तैसे पढ़ा के, जो तो पढ़ा के निकल गए। कितना बार? एक बार। फिर दोबारा आप एडमिशन नहीं लेंगे मेरे पास। दैट सिंपल। कोई भी सामान आप बेचेगा, किसी के साथ आप एक बार ही चीट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि मेरा लॉन्ग टर्म में कोचिंग चले, अगर हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में मेरा बिजनेस आगे बढ़े, तो हमको क्या करना होगा? हमको कस्टमर रिलेशन पे फोकस करना होगा, किसी के साथ झूठ नहीं बोलना होगा, गलत नहीं करना होगा और चीट नहीं करना होगा। भाइयों और बहनों, बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में अगर आगे बढ़ाना है तो आपको कस्टमर से अच्छा रिलेशन पे फोकस करना होगा। ताल मंत्र दे करके, इधर उधर के बात करके आप किसी को कितना दिन तक गुमराह करिएगा? शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में यू कैन नॉट चीट, याद रखिएगा। तो भाइयों और बहनों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कंज्यूमर के साथ गलत होता था, चीट होता था, धोखा होता था। तो इसको रोकने के लिए इंडिया में एक लॉ बनाया गया। उस लॉ का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये कानून सबसे पहली बार इंडिया में। अच्छा, ये आपसे पूछेगा, ये तो चैप्टर में एमसीक्यू ऐसे आएगा, तो आपसे पूछेगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट का पायोनियर कौन था? पायोनियर मतलब कौन आदमी स्टार्ट किया था? तो आंसर होगा रॉल्फ नडार। रॉल्फ। अब बांग्ला वर्जन में है, इंग्लिश वर्जन में, हिंदी वर्जन में। एमसीक्यू ऐसे की तो चेंज नहीं होगा, तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, आपका आंसर रहेगा। तो हु हैज स्टार्टेड कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट? तो क्या बोलोगे? रॉल्फ। अच्छा, कंज्यूमर का रक्षा करने के लिए, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर के लिए जो लॉ आया था वो कौन सा ईयर में आया था? 1986।
कौन सा ईयर आया था बताइए? 1986। पहली बार कब आया था? 1986। पहला मोहब्बत कब हुआ था? 1986। तब तो जन्म भी नहीं हुआ था दोस्तों। 1986 में पहली बार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था। बट क्या बाबू? ये चीज़ बहुत सारे स्कूल्स में भी टीचर पढ़ाते ही नहीं। बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में अमेंड हुआ था। अमेंड का मतलब चेंज हुआ था। इसीलिए अभी क्या है ना, इसमें कंट्रोवर्सी हो जाता है। कुछ कुछ बुक्स में 2019 लिखा हुआ है, कुछ बुक में 1986 है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड वे में आपको समझा रहे। देखिए, अगर पूछेगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पहली बार कब आया था, तो आप क्या बोलोगे? 1986। 1986। और नया नया ताज़ा ताज़ा गरम गरम कब आया था? 2019। या पूछेगा अमेंडमेंट कब हुआ था, तो क्या बोलोगे? 2019। बोलो ना। पूरा कॉन्सेप्ट पहले आपको सब पढ़ा देते हैं, फिर एक लाइन पहले लिखवाते हैं, खत्म चैप्टर। ये सबको पॉइंट बना के लिखवा देंगे। आप अभी कुछ मत करिए प्लीज़। तो भाइयों बहनों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फर्स्ट टाइम कौन से ईयर में आया था? 1986। और उसके बाद अमेंडमेंट मतलब उसमें सुधार, चेंजेस कब आए थे? 2019। तो अभी के ज़माने में 2019 वाला लॉ ही इंडिया में चलता है। क्लियर है गाइस? बहुत सारा बात बोलते हैं यार, आप उसको सुनते हैं, खाली लिखेंगे लाइन बाय। अभी क्या है, देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपसे पूछेगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था कंज्यूमर के इंटरेस्ट को रक्षा करने के लिए। कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है, कंज्यूमर के साथ कुछ गलत ना हो, कंज्यूमर के साथ कोई चीट ना हो, कंज्यूमर के साथ कोई फ्रॉड ना हो, इससे बचाने के लिए क्या आया था बाबू? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बोला गया था कंज्यूमर का बहुत सारा राइट्स दिया गया था, कंज्यूमर को बहुत सारा ड्यूटीज़ दिया गया था। कंज्यूमर आपसे पूछेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से कंज्यूमर के कितने राइट्स है, तो आप बोलोगे 6। क्या बोलोगे? 6। बोलो ना। 6। ये क्वेश्चन बन गया। हाउ मेनी राइट्स आर गिवन टू द कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? 6। कितना? 6। बोलो 6। बोलो ना। 6। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से 6 राइट्स दिया गया। और ये कौन सा सेक्शन में लिखा गया बताइए? 6। सेक्शन भी कितना है? 6। मतलब लॉ का किताब में कितना नंबर सेक्शन में ये बात लिखा हुआ है? 6। बोलो ना। सेक्शन, राइट बी, राइट, सेक्शन, सेक्शन, राइट, राइट, सेक्शन, सेक्शन, राइट, सेक्शन भी 6 और राइट भी 6। एमसीक्यू ऐसे कुछ चैप्टर है। अच्छा, कंज्यूमर का 6 तो राइट है। बेसिक राइट्स कितना बताइए? 6। कितना राइट्स है बोलो? 6। क्या क्या राइट्स है? तो उसमें बहुत सारा पॉइंट है। पहला होता है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब होता है हर एक कंज्यूमर का ये अधिकार है कि उसको ऐसा प्रोडक्ट मिले जो सेफ हो एंड सिक्योर हो। इसीलिए आप देखते हैं सिगरेट के डब्बा पे लिखा रहता है स्मोकिंग किल्स, क्योंकि कंपनी को, हर एक कंपनी अगर मान लीजिए कोई जहरीला सामान बेचता है या कोई ख़राब सामान बेचता है तो उसको प्रोडक्ट के ऊपर लिखना पड़ता है। अगर वो प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लिखेगा तो उसके ऊपर केस हो सकता है। इसीलिए सिगरेट के डब्बा पे लिखा रहता है स्मोकिंग किल्स। फिर भी अगर आपको स्मोकिंग करना है तो आप कर सकते हो, ये आपका अपना चॉइस है। मरना है तो मर सकते हो, ये आपका अपना चॉइस है। उसके बाद एक होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। बात सब लिखवाएंगे आपको। राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है एवरी कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू आस्क ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेलर। हर एक कंज्यूमर का ये राइट होता है कि वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है सेलर से। मतलब अगर आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो आपको जितना क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हो। किससे? और अगर वो आपको जवाब नहीं देता है, अगर सेलर आपसे गुस्सा हो जाता है, तो आप उसको ये वाला वीडियो दिखा दीजिएगा कि भाई मेरा राइट है, हम पढ़े थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 6 में ये मेरा अधिकार है कि हम आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, कुछ भी पूछ सकते हैं। किससे रिलेटेड? प्रोडक्ट से रिलेटेड। तीसरा होता है राइट टू चॉइस। कंज्यूमर को जो पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हो अपना चॉइस के हिसाब से। उसके बाद एक होता है राइट टू बी हर्ड। ये सब लिखवाएंगे आपको। राइट टू बी हर्ड का मतलब होता है अगर कंज्यूमर के साथ कुछ फ्रॉड हुआ, चीट हुआ, तो कोर्ट में जाइएगा, कंज्यूमर का बात को सुनना पड़ेगा। किसको? कोर्ट वाला लोग को, कि भाई क्या हुआ आपके साथ, क्या नहीं हुआ। राइट टू बी हर्ड मतलब यू हैव द राइट दैट योर वर्ड शुड बी हर्ड इन द कोर्ट। आपका ये अधिकार है कि आपके कंप्लेन को, आपके प्रॉब्लम्स को, आपके ग्रीवेंसेस को कोर्ट में सुना जाएगा। ये आपका अधिकार है। अगर कोर्ट में भी नहीं सुनता है तो आप उसके ऊपर भी कंप्लेन कर सकते हो। उसके बाद होता है आपका राइट टू सीक रिड्रेसल। सीक रिड्रेसल मतलब अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपके पास ये अधिकार है कि आप जा करके कंपेंसेशन मांग सकते हैं। कंपेंसेशन मतलब क्षतिपूर्ति।
यस, आपके साथ अगर कुछ फ्रॉड हुआ है उसके लिए आप कंपेंसेशन मांग सकते हैं, पैसा मांग सकते हैं। नहीं, मेरा नुकसान हुआ, हमको पैसा चाहिए, मतलब चाहिए। और एक पॉइंट होता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। इसका मतलब होता है कंज्यूमर, आप लोग जब भी कोई फ्रिज, एसी, मोबाइल, टीवी कुछ भी खरीदते हो तो उसमें देखते हो तो यूजर मैनुअल होता है। क्यों होता है यूजर मैनुअल, बताइए? जिससे कि आपको पढ़ाया जा सके कि प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है। ये आपका राइट है, अगर नहीं रहेगा तो उसके लिए भी केस हो सकता है। इसको बोलते हैं राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कोई भी नया चीज़ जब हम लोग खरीदते हैं तो कंपनी का ये ड्यूटी है कि वो हम लोग को बताएगा, सिखाएगा, समझाएगा। जैसे हम लोग स्मार्ट बोर्ड लगाए तो स्मार्ट बोर्ड में क्या, अभी यहाँ नहीं लगा हुआ, आया है, तो स्मार्ट बोर्ड जैसे हम लगाए नया कोचिंग में लगाएंगे ना, इसीलिए कोई नया कोचिंग लिया बगल में, आप लोग का 1-2 महीना बाद कोचिंग ये भी रहेगा, वो भी रहेगा, ये भी अपना है, वो भी अपना, वो बगल में ही है, वो आप लोग को भेज देंगे एड्रेस। अभी आप लोग का क्लास उसमें होगा नहीं, क्योंकि अभी आप लोग का रनिंग बैच है ना, पसंद जो नया बैच स्टार्ट होगा सब उसमें होगा। इसमें भी क्लास होगा, उसमें जो बड़ा बैच है उसमें होगा, जो छोटा बैच है इसमें क्लास होगा। मतलब जिसमें कम बच्चे रहेंगे, जैसे 25-30 बच्चे वाला बैच जो होता है वो सब इसमें होगा। जो वो पूरा डिजिटल क्लास होगा, डिजिटल मतलब ये पूरा ऑफलाइन के हिसाब से ना, नॉर्मल पूरा नहीं, जैसा है वैसे रहेगा। और वो वाला पूरा ऑनलाइन के हिसाब से, उसमें कैमरा, बस माइक, बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड्स, पूरा डिजिटल, उसमें सब कुछ डिजिटल होगा। बस में पूरा पढ़ाई डिजिटल, वो पूरा ऑनलाइन के लिए हिसाब से बना रहे हम लोग। बस में तो उसके 1-2 महीना बाद रेडी होगा, क्लास स्टार्ट होगा। बस में तो हम लोग बोर्ड लेने के बाद बोला कोचिंग लिए, इसीलिए बोर्ड जब ऑर्डर कर दिए तब लाए, तो बोर्ड आके रखा हुआ है। अब इसमें लगाएंगे, फिर खोलेंगे। देखिए इसमें रेडी भी करवा लिए थे, इसका बॉक्स भी बनवा लिए थे, लेकिन इसमें होगा भी नहीं एक्चुअली, ये बहुत छोटा है जगह। बस समझे ना, इसका जो मेजरमेंट स्पेस आते हैं उसको तोड़ना पड़ेगा, कौन तोड़ने आएगा, इसीलिए दूसरा कोचिंग ही ले लिए। बस समझे। तो अभी क्या है, आप लोग का जब क्लास होगा ना, आप लोग का अभी क्लास नहीं होगा। अभी जब एग्जाम टाइम में जैसे टेस्ट वेस्ट लेना रहा, इधर क्लास करा, उधर अपना टेस्ट हो रहा है, उधर क्लास करा, इधर टेस्ट हो रहा है, बगल एक ही एरिया में दोनों है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं, 500 मीटर का दूरी होगा इधर से। बस समझे। तो भाइयों और बहनों देखिए, समझ रहे ना। तो जैसे स्मार्ट बोर्ड लिए, तो अब हम लोग जब स्मार्ट बोर्ड यूज़ करेंगे तो हम लोग को पता नहीं कैसे यूज़ होगा, तो उसके लिए कंपनी वाला आएगा, हम लोग को पहले 1-2 दिन सिखाएगा। ये उसका ड्यूटी है, ऐसा नहीं कि वो मेरा पे एहसान कर रहा, ये उसका क्या बाबू ड्यूटी। कोई भी नया सामान जब हम लोग खरीदते हैं ना, तो सेलर का ये ड्यूटी है कि वो हमको एजुकेट करेगा, वो हमको बताएगा हाउ टू यूज़ इट। यस नो गाइस, ये 6 अधिकार है। अब ये 6 पॉइंट जो है आपको इतना जल्दी तो याद नहीं होगा, तो उसको हम लोग लिखवा देंगे आपको, अभी चिंता मत करिए। कंज्यूमर का बहुत सारा ड्यूटी भी है, उसमें से 2-3 आपसे पूछेगा एग्जाम में, राइट टू ड्यूटीज़, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। 2 ड्यूटी आपको बताते हैं। पहला है, जब भी कोई सामान खरीदते हैं एज अ कंज्यूमर, तो आपका ये ड्यूटी है कि आप कैश मेमो मांगिए। जैसे हम आपको ट्यूशन पढ़ाते हैं तो आप हमको फीस देते हो, तो हम आपको बिल देते हैं क्या? अभी नया देना स्टार्ट किए, पहले नहीं देते थे। तो ये गलती है, इसके लिए आप चाहते तो हमसे झगड़ा कर सकते थे कि नहीं हमको बिल दिए, नहीं तो हम ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे। तो आप ऐसे बोलते हैं हम ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे, तो हम क्या बोलते हैं, मत पढ़िए। बट जो भी हो, ये गलत है, कानून के हिसाब से गलत है। आप जब भी किसी का पेमेंट करते हो, आपको कैश मेमो मांगना चाहिए, आपको बिल मांगना चाहिए, इफ़ पॉसिबल। अब यहाँ पे ये इफ़ पॉसिबल लैंग्वेज क्यों हम लोग यूज़ कर रहे हैं? अब मान लीजिए एक जो छोटा सा दुकान में 2 रुपया का चाय पिया, वहाँ पे चाचा हमको बिल दीजिए, नहीं तो हम नहीं चाय पियेंगे। बोले मत पियो, झगड़ा करेगा तो मारने पीटने लगेगा आपको। बोले पगला है क्या, 5 रुपये का बेटा चाय पियो, उसके लिए तुमको बेटा बिल चाहिए। तो हर जगह तो बिल नहीं मिलता है, बट जहाँ भी पॉसिबल हो आपको बिल लेना चाहिए। और दूसरा आपका ड्यूटी है कि आप अपना सारा अधिकार का सही तरीक़ा से इस्तेमाल करिए। यूज़ ऑल योर राइट्स, दिस इज़ ऑल्सो योर ड्यूटी, कि आप अपने सारे राइट्स का सही ढंग से, सही तरीक़ा से इस्तेमाल करेंगे। भाइयों और बहनों, भाइयों और भाई, लड़का लोग कितना अच्छा हो गए, समझ गए ना। आप कैश मेमो मांगिए, आप अपना सारा अधिकार का यूज़ करिए, सारा आपका ड्यूटी है। पहले सारा टॉपिक पढ़ा दे रहे आपको, उसके बाद लिखवाएंगे लाइन बाय लाइन, ये सब बात को ब्रेक कर करके लिखवाएंगे। उसके बाद क्या बोलिए, आपका अधिकार है, पूछ सकते, बोलिए। उसके बाद देखिए भाइयों और बहनों, ये हो गया हम लोग एक पॉइंट। अच्छा, उसके बाद होता है, अच्छा तो सर ठीक है, ये सब तो समझ गए, लेकिन हम लोग कंप्लेन करना कहाँ करेंगे? तो 3 तरह का 3 टायर मशीनरी बनाया गया। ठीक है, लैंग्वेज है भाई। 3 टायर, टायर मतलब लेवल, और मशीनरी मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। मशीन मतलब मशीन है, मशीन का मतलब क्या होता है बाबू, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। 3 लेवल का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया। पहला है डिस्ट्रिक्ट फोरम, डिस्ट्रिक्ट। दूसरा है स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन। और तीसरा है नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन। सपोज मान लीजिए हम डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन किए, डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या किया बाबू, कंप्लेन, और हम उसके जजमेंट से खुश नहीं, तो आप चाहे तो फिर अपील कर सकते हैं। उसके ऊपर वाला कोड होता है स्टेट कमीशन। क्या होता है बाबू, स्टेट। सपोज स्टेट कमीशन का भी डिसीजन से आप खुश नहीं, तो उससे भी ऊपर होता है नेशनल कमीशन।
सपोज आप नेशनल कमीशन के डिसीजन से भी खुश नहीं है तो उसके ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। सपोज आप सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन से खुश नहीं है तो इंडिया छोड़ दीजिए, पाकिस्तान चले जाइए। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मतलब माई बाप, माई और तो चेन समझिए प्लीज। इंडिया का जो कोर्ट सिस्टम है कंज्यूमर कोर्ट है। कंज्यूमर का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 अलग अलग फोरम बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। यू आर नॉट हैप्पी बाय द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम तो कहाँ जाओगे? स्टेट में। स्टेट का डिसीजन से खुश नहीं, कहाँ जाओगे? नेशनल में। नेशनल का डिसीजन से खुश नहीं, कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन से भी खुश नहीं है, कहाँ जाओगे? इंडिया छोड़ दो, इंडिया छोड़ दो। पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ जाना है जाओ, इंडिया में रहने का अधिकार नहीं है। इंडिया में रहना है तो सुप्रीम कोर्ट को लेके चलना होगा, सुप्रीम कोर्ट का बात मानना होगा। यस और नो? सर हमको अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, आपका लगने नहीं लगने से कुछ नहीं होता है। आप लोग उम्र में ऐसे भी बहुत कुछ लगता है आपने को लाइफ में, तो ऐसे लगने से नहीं होगा। जो मानना है मतलब मानना है, अगर नहीं मान सकते तो छोड़ दीजिए हम लोग देश प्लीज़। समझ गए कोर्ट का सिस्टम क्या है। उसके बाद बहुत सारा पनिशमेंट का भी बात किया गया है। आज तक ये तो पूरा एक लॉ है, ये चैप्टर एक्चुअली पूरा लॉ है, लेकिन आप लोग का सिलेबस में तो बेसिक BSTD में बेसिक आइडियाज़ है। अदरवाइज हम लोग पूरा डिटेल में लॉ पढ़ाते हैं आपको। कॉलेज में आओगे तो इसमें लॉ पढ़ोगे तो उतना आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, यहाँ पर बस बेसिक्स पढ़ना है। कंज्यूमर के प्रोटेक्शन एक्ट में कंप्लेन के बारे में भी बोला गया कि अगर आपका कंप्लेन है, अगर आपको पनिशमेंट, अगर कुछ गलती करते हो तो आपके ऊपर बहुत सारे पनिशमेंट्स भी लगेंगे। तो आपके एग्जाम में पूछेगा पनिशमेंट का सेक्शन क्या है, तो पनिशमेंट का सेक्शन है 27। आपसे पूछेगा पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के किस सेक्शन में पेनल्टी के बारे में लिखा हुआ है? सेक्शन 20। तो इन बातों, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो प्रेसिडेंट होता है उसका क्वालिफिकेशन क्या होता है? उसका क्वालिफिकेशन होता है जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज होगा वही डिस्ट्रिक्ट कमीशन का प्रेसिडेंट बन सकता है। स्टेट कमीशन का प्रेसिडेंट बनना है तो क्या करना होगा? हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। किसका जज होना चाहिए? हाई कोर्ट। बोलो ना, हाई कोर्ट। और अगर आपको नेशनल कमीशन का जज होना है, मतलब प्रेसिडेंट बनना है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट का जज होना होगा। किसका जज होना होगा? सुप्रीम कोर्ट। क्वालिफिकेशन बता रहे हैं आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 3 मेंबर होते हैं, स्टेट कमीशन में 5 मेंबर, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 3 मेंबर होते हैं, स्टेट कमीशन में भी 3 मेंबर होते हैं, और नेशनल कमीशन में कितने मेंबर होते हैं? 5। कितने मेंबर? 5। ये सब लिखवाएंगे आप, ये मत सोचिएगा मैं ऐसे बोल के छोड़ देंगे, सब लिखवाएंगे जितना भी आपको। डिस्ट्रिक्ट में कितने मेंबर? स्टेट में, नेशनल में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, स्टेट में, नेशनल में। डिस्ट्रिक्ट का जो प्रेसिडेंट होगा उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज। स्टेट कमीशन का जो प्रेसिडेंट होगा उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा? हाई कोर्ट का जज। और नेशनल कमीशन का जो प्रेसिडेंट होगा उसका क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट का जज। सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज। कंज्यूमर के लिए 3 कोर्ट बनाया गया इंडिया में, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और क्या बाबू? नेशनल। ठीक है, उसका देखिए बाद में बाबू, डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया और क्या हो गया बाबू? नेशनल। ये अलग अलग कमीशन है, अलग अलग कोर्ट बनाएगी। अब चलते हैं थोड़ा आगे, समझ रहे हो ना? अच्छा देखिए, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में मेंबर बनने के लिए आपका उम्र कितना होना चाहिए? मिनिमम उम्र 35 साल। तीनों को में, डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो, स्टेट कमीशन हो, चाहे नेशनल कमीशन हो, मिनिमम उम्र कितना होगा? 35 साल। मतलब हम क्या डिस्ट्रिक्ट कमीशन का मेंबर बन सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि मेरा उम्र अभी 35 साल नहीं हुआ। क्या आप लोग डिस्ट्रिक्ट कमीशन का मेंबर बन सकते हो? नहीं, क्योंकि आप लोग का उम्र अभी 35 साल नहीं हुई। और उम्र होने से भी क्या होगा? उतना तो पढ़ा सही बात बोले, अभी तो उतना पढ़ा लिखा भी नहीं हुए, तो पहले पढ़ा लिखा करना होगा। उसका एग्ज़ाम होता है, प्रॉपर मेंबर बनने के लिए ना एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके बाद मैक्सिमम एज कितना है सुनो ना। डिस्ट्रिक्ट कमीशन का मैक्सिमम एज 65 साल, स्टेट कमीशन का मेंबर का मैक्सिमम एज 67 साल 67 ईयर्स, और नेशनल कमीशन के मेंबर का मैक्सिमम एज 70 साल। कितना साल बाबू? 70 साल। ठीक है, चलिए, तो ये सारे बहुत सारे बात हमने आपको बताए। आस्ते बात नहीं, फिर बात कर रहे हो, मार खाने लगा हम कर रहे हो। देखिए बात मत करिए क्लास में, इधर देखिए। तो बहुत सारा बात हम लोग किए, कुछ कुछ बात ऐसा है जो लिखते लिखते भी समझेंगे। तो चलिए आइए लिखते हैं, कॉपी में लिख दीजिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जब मेन कॉपी बनाइएगा, टेस्ट पेपर सॉल्यूशन का कॉपी जब बनाइएगा तो इसमें ऐड कर लीजिएगा ये लो नोट्स को। ठीक है, चलो रेडी हो ना? पहले सारा पॉइंट्स बनाते हैं, कुछ कुछ बहुत सारा चीज़ जो बताया वो लिखाएंगे, कुछ कुछ बात नया भी लिखवाएंगे। आइए देखते हैं, आइए लिखिए।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट was started by Rolf Nader, RALPH NADER, RALPH, Rolf NADER, Nader, Rolf Nader, पॉइंट नंबर 2 लिखिए. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केम ऑन, लिखिए ना जी, चुप क्यों बैठे. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केम ऑन क्या लिखा बाबू. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केम ऑन 1986. उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखिए. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट was amended in क्या बाबू 2019. क्या बात है. उसके बाद अगला में चले. कितना पॉइंट हो गया बाबू बताइए. उसके बाद अगला पॉइंट में लिखिए. कितना पॉइंट हो गया बाबू. अब पॉइंट्स बना रहे. पॉइंट नंबर 4 लिखिए. देयर आर 6 राइट्स ऑफ कंज्यूमर. देयर आर 6 राइट्स ऑफ क्या बाबू. कंज्यूमर. उसका लिखिए. कंज्यूमर का कितना राइट है बोलिए. 6. कितना बोलो. 6. कितना बोलो. 6. कितना बोलो. यस. उसके बाद लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर कितना हो गया बताइए. उसका लिखिए. देयर आर टोटल, देयर पॉइंट वाइज लिखोगे. हाँ, देयर आर टोटल. खुद भी देखो, दोस्तों को भी दिखाओ, वीडियो शेयर करो मतलब कि. लिखिए देयर आर टोटल 31 sections. There are total 31 sections. 31 sections under Consumer Protection Act. ये वाला थंबनेल जल्दी बना के भेजिए. ठीक है, जल्दी बाबू, क्लास है मेरा. जल्दी ये वाला फोटो के साथ जल्दी बना के भेजो. हो गया बाबू. कितना पॉइंट हो गया बताइए. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से कितना सेक्शन है बताइए. 31 सेक्शन है टोटल. उसके बताइए टोटल मतलब पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो बुक है उसमें कितना सेक्शन है बाबू. 31. कितना बोलिए. 31. 31. उसके लिखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. ये जो कानून था ना बाबू कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला, ये पहले जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होता था, लेकिन अब पूरा इंडिया में अप्लाई होता है. इंडिया में ना
5 अगस्त 2019 को एक आर्टिकल था, एक सेक्शन था, सेक्शन आर्टिकल 370, जिसको रिमूव किया गया था इंडिया में। उस कानून, उस सेक्शन के रिमूव होने के बाद से जम्मू कश्मीर को पहले स्पेशल स्टेटस मिलता था, जम्मू कश्मीर वाला लोग को स्पेशल मज़ा मिलता था। क्या मिलता था? स्पेशल मज़ा। सब खत्म कर दिया गवर्नमेंट, खत्म करके अभी इंडिया का सारा लॉ जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई होता है। तो पुराना बुक्स में जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि जम्मू का लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जैसे ये जो क्वेश्चन आपको अभी हम बोल रहे, ये आया था 2017 में कि भाई कौन सा स्टेट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं होता। तो 17 में तो उस समय नहीं होता था, लेकिन 2019 के बाद, अब तो आप 23 में एग्जाम दोगे तो आपका एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आंसर होगा ऑल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। मतलब ये कानून पूरा इंडिया में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। बोलो हाँ कि नहीं? तो क्या लिख रहे थे बताइए? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज एप्लीकेबल टू, लिखो ना यार, क्यों इधर देख रहे हो? इज एप्लीकेबल टू द होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इंक्लूडिंग जम्मू एंड क्या बाबू? कश्मीर। उसके बाद पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 में आई अगला पॉइंट ना, कितना नंबर में थे बताओगे? पॉइंट नंबर 8 में लिखो, जो भी नंबर है लिखो। पॉइंट नंबर 7 में लिखिए, 8 में लिखिए, जो भी लिखने लिखिए। आगे बोले, लिखिए सेक्शन 27 डील्स विथ पेनल्टी, सेक्शन 27 डील्स विथ क्या बाबू? पेनल्टी का सेक्शन कितना बताइए? 27। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, मिनिमम एज लिमिट इज 35 years for minimum age limit is 35 years for ऑल कंज्यूमर कोर्ट। हर कंज्यूमर कोर्ट का जो मेंबर है उसके लिए मिनिमम एज कितना साल बाबू? 35 साल। कोर्ट मेंबर्स लिख दीजिए, ऑल कंज्यूमर कोर्ट मेंबर्स। हो गया क्या? उसके बाद अब लिखिए द मैक्सिमम टाइम लिमिट to settle dispute maximum time limit to settle dispute is 3 months in district forum. Is 3 months. Maximum time limit to settle a dispute in district forum is कितना बाबू? 3 months। मतलब डिस्ट्रिक्ट फोरम में अगर कोई डिस्प्यूट है और उसको आपको सेटल करना है तो मैक्सिमम कितना महीना में सेटल हो जाएगा बताइए? 3 महीना। इस फैक्ट्स याद कर लीजिएगा आप। हाँ ओके, मैक्सिमम बोलिए बाबू, क्या लिखा है बोलो एक बार। द मैक्सिमम टाइम लिमिट टू सेटल डिस्प्यूट इन डिस्ट्रिक्ट फोरम इज 3 months। सिंपल है। अगला पॉइंट लिखिए,
अच्छा लिखिए, पॉइंट नंबर कितना बाबू? 3 मंथ्स बोले थे। उसके बाद बाबू क्या पॉइंट है बताइए, जितना भी नंबर पॉइंट है, पॉइंट नंबर 10 लिखिए, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट नंबर 10 लिखिए, हेडिंग दीजिएगा क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। पॉइंट नंबर 10 लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। एक साथ लिख लेंगे तीनों पॉइंट। क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट लिखे तो लिख लिए। और उसके बाद पॉइंट ए बी सी लिखिएगा, ए बी सी, ए बी सी। कैसे लिखोगे ए बी सी? ए फिर उसके नीचे बी फिर उसके नीचे सी। ऐसे नहीं, ऐसे मत लिखिए, कंजूसी मत करिए प्लीज। ए में लिखिए डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम का प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन क्या होगा? ए में लिखिए डिस्ट्रिक्ट फोरम। फास्ट लिखो, इतना स्लो लिख रहे हो आप, उच्च माध्यमिक एग्जाम देंगे, क्या कर रहे हो यार? डिस्ट्रिक्ट फोरम, उसके सामने हाइफन दीजिए, डिस्ट्रिक्ट जज। हो गया, ऐसे तीनों का लिख लेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज। अब तो डिक्टेशन नहीं करते हो क्या? कुछ बच्चे इतना अजीब लिख रहे हो, शॉर्ट पॉइंट में एक लाइन लिखने में 1 घंटा लगा दे रहे हो। दूसरा पॉइंट लिखिए स्टेट कमीशन। राइटिंग हैबिट इंप्रूव करे बाबू, स्टेट कमीशन। लिखिए हाई कोर्ट जज, मतलब जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जज या फिर जज ऑफ हाई कोर्ट। लास्ट वाला लिखिए नेशनल कमीशन, और उसका सामने लिखिए सुप्रीम कोर्ट जज या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जैसा आपको अच्छा लगे। देखिए एक लाइन में तीनों लिख लिए। सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट क्या बाबू? जज। उसके बाद आइए अगला पॉइंट में चले। अगला पॉइंट देखिए, आपको सुनाते हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम का आपको क्या बोले थे? डिस्ट्रिक्ट से खुश नहीं है, स्टेट में स्टेट से खुश नहीं है, नेशनल में नेशनल से खुश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सवाल है कितना दिन के अंदर? तो ऑल केसेस में 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं किसी भी अपना हायर अथॉरिटी में। तो डिस्ट्रिक्ट से खुश नहीं है तो स्टेट में, स्टेट से खुश नहीं है तो नेशनल में, नेशनल से खुश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन कितना दिन के अंदर बाबू? 30 दिन। देखिए द अपीलिंग पीरियड इज, द अपीलिंग पीरियड इज, अपीलिंग पीरियड इज 30 days in अपीलिंग पीरियड इज 30 days। क्या लिखा हुआ? अपीलिंग पीरियड इज 30 days इन ऑल केसेस। एक बार में लिखा दिए ऑल केसेस, मतलब समझ रहे हैं? कोई भी कोर्ट हो, कितना दिन अपीलिंग पीरियड है बताइए? 30 दिन। $2,000 for both, 2,500 for both the subjects। हम पीडीएफ भेज देंगे, वो पीडीएफ नहीं ले रहा है, ठीक है? भेज देंगे ग्रुप में रात तक। उसके लिखिए फॉलोइंग आर द, फॉलोइंग आर द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। 6 राइट पढ़ाई थे ना, तो 6 का नाम लिख ले रहे। फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। बोले 6 पॉइंट लिखिए, लाइन बाय लाइन लिखिएगा। 6 ABCD ऐसे करके लिखोगे। 6 लिखोगे ना? लिखो, फास्ट फास्ट लिखोगे। लिखो राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी लिख लिए। उसके बाद लिखो राइट टू चॉइस, राइट टू चॉइस। उसका लिखो
हो गया क्या बाबू, बोलिए क्या क्या लिखे होता है? राइट टू सेफ्टी, राइट टू चॉइस, उसका लिखे राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, और उसका लिखिए राइट टू बी हर्ड, HEARD, हर्ड। कितना पॉइंट हो गया बोलो? 4। क्या क्या लिख लिए? राइट टू सेफ्टी लिख लिए, राइट टू चॉइस लिख लिए, राइट टू एजुकेशन लिख लिए, राइट टू बी हर्ड। उसका लिखिए राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू सीक, SEEK, सीक रिड्रेसल, राइट टू सीक रिड्रेसल। रिड्रेसल का स्पेलिंग बोले क्या? REDRESSAL, रिड्रेसल। कितना पॉइंट हो गया बोलिए? REDRESSAL, रिड्रेसल। और कितना पॉइंट हो गया बताइए? 5। और एक तो लिखिए राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, लिखे हैं? क्या क्या लिखे एक बार बताइए ना? सेफ्टी लिखे हैं, चॉइस लिखे हैं, लास्ट लिखे राइट टू इंफॉर्मेशन, ये लिखे हैं? लिखो, 6 हो गया ना जी। हीरो का एंट्री तो अब हुआ। एक क्वेश्चन है कि हम लोग ऐसा तो ठीक है, बट हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कब जाएंगे, कंज्यूमर स्टेट कमीशन में कब जाएंगे और नेशनल कमीशन में कब जाएंगे? तो इसमें ना एक अमाउंट का लिमिट बनाया हुआ है कि इतना, अगर आपके साथ जो चीटिंग हुआ है वो इतना रुपया तक का होगा तो आप इस कोर्ट में जाइएगा। वो लिमिट क्या है, वो लिमिट आपको बताते हैं। पुराना लॉ के हिसाब से तो अलग रूल था, बट आपको नया लॉ के हिसाब से लिखा था, बिकॉज आपके एग्जाम में नया वाला ही रहेगा। तो लिखिए, देखिए डिस्ट्रिक्ट फोरम में कब जाएंगे, स्टेट कमीशन में कब जाएंगे और नेशनल कमीशन में कब जाएंगे। तो लिखिए, जैसे लिखते हैं कंप्लेन अमाउंट, हेडिंग दीजिए कंप्लेन अमाउंट। कंप्लेन अमाउंट, अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कब डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, कब स्टेट में जाएंगे और कब नेशनल में जाएंगे। बोले बोले लिखिए, बोले लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में कब जाएंगे, देखिए अगर आपके साथ जो चीटिंग हुआ है, अगर आपके साथ जितना जो धोखा हुआ है, गेम हुआ है, फ्रॉड हुआ है, उसका अमाउंट अगर 1 करोड़ से कम है, पहले 20 लाख था पुराना, हम तो पुराना लॉ भी आपको बताते हैं इसलिए हम भूल लिए। पुराना लॉ भी आपको बता रहे हैं, पुराना लॉ के हिसाब से 20 लाख था। तो जो लोग पुराना लॉ के हिसाब से स्कूल में टीचर लोग पढ़ाए होंगे 20 लाख पढ़ाए होंगे कि अगर 20 लाख तक का चीटिंग हुआ है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। लेकिन नया लॉ के हिसाब से कितना रुपया है? 1 करोड़। नया लॉ के हिसाब से तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट लिखो ना, डिस्ट्रिक्ट के सामने लिख दीजिए लेस देन 1 करोड़। बस MCQ ऐसे क्यों, तो लंबा चौड़ा क्यों लिखिएगा, लेस देन 1 करोड़ लिखिए। वो तो पुराना है ना जी, तो उसमें 20 लाख लिखा होगा। अरे वाह, क्या बात है। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिए स्टेट कमीशन। स्टेट में कब जाएंगे, उसके सामने लिखिए मोर देन 1 करोड़, लेस देन 10 करोड़। बाबा अगला हुई अच्छे, तो मोर देन 1 करोड़, लेस देन 10 करोड़। जबकि पुराना लॉ के हिसाब से ये अमाउंट था 20 लाख और 1 करोड़। जो जैसे 1 करोड़ से मतलब स्टेट कमीशन में पहले कब जाते थे, जब 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम होता था। लेकिन अभी नया लॉ के हिसाब से कब जाएंगे, जब 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम होगा। यस और नो? लास्ट पॉइंट लिखिए नेशनल कमीशन। पहले नेशनल कमीशन में तभी जाता था आदमी जब 1 करोड़ से ज़्यादा का चीटिंग होता था आपके साथ, और अभी कितना से ज़्यादा बताइए? 10 करोड़। तो लिखिए मोर देन 10 करोड़। मयंक मैम में तो आपको दोनों बता दिए हम, ओल्ड भी और न्यू भी। मोर देन 10 करोड़, ठीक है। और भी बहुत कुछ है, लेकिन इतना से तब तक आपका काम हो जाएगा। लास्ट टॉपिक लिखिए, हो गया ये टॉपिक भी हो गया। ऑलमोस्ट टॉपिक आपको हम कवर कर दिया, ऑलमोस्ट। अब लिखिए ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर। 2 ड्यूटी लिखा दे रहे आपको कि कंज्यूमर का 2 ड्यूटी क्या है। ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर, बाबू दे दीजिए बुक। कंज्यूमर का 2 ड्यूटी क्या है वो आपको लिखा दे। लिखिए पहला पॉइंट लिखिए, कंज्यूमर का कितना ड्यूटी बाबू? 2 ड्यूटी ना। तो पहला पॉइंट लिखिए आस्क फॉर कैश मेमो।
आस्क फॉर कैश मेमो, कैश मेमो। और दूसरा पॉइंट लिखिए, परफॉर्म ऑल ड्यूटीज, सॉरी यूज ऑल राइट्स, यूज ऑल राइट्स, सारा अधिकार को यूज करिए, यूज ऑल राइट्स। डन, ऑलमोस्ट टॉपिक कवर कर दिया गया, ऑलमोस्ट। अब एक आज तो कोई टॉपिक है तो सम्स के साथ भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच।